जनसत्ता के एडिटर गिरीश कुबेर ने महाराष्ट्र में हो रही राजनीतिक उठापटक पर इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें वो कहते हैं कि 27 जून को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शरद पवार की एनसीपी 70,000 करोड़ के घोटालों में इन्वॉल्व है। उसके बाद 2 जुलाई को बीजेपी ने एनसीपी नेता अजीत पवार को अपने साथ सत्ता में शामिल कर लिया, जो कि इरिगेशन स्कैम में मुख्य आरोपी हैं। साथ ही अजीत पवार को डिप्टी सीएम भी बना दिया गया है। यही हर जगह बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर विपक्षी नेताओं को कमजोर करना और उसके बाद उसे अपने साथ शामिल कर लेना। इस तरह से एक पार्टी का टूटकर इतने लोगों का एक साथ बीजेपी में मिल जाना ज्यादातर लोगों के लिए आश्चर्यजनक नहीं था। पिछले साल शिवसेना के टूटने पर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला अभी तक नहीं आया है। सही 1 साल पहले बीजेपी द्वारा शिवसेना के एक बड़े हिस्से को तोड़कर शिवसेना को एक बड़ा घाव दिया गया था। इससे पहले कि स्पीकर शिवसेना के बागी विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला लेते, उनकी प्लेट में ऐसे ही डिस्क्वालिफिकेशन के अन्य केस आ गए हैं। एक अन्य दल को तोड़ना और उसके एक हिस्से को अपने साथ मिलाने की जल्दबाजी बीजेपी की निराशा एवं हताशा को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की स्टेबिलिटी के लिए अजीत पवार के गुट का समर्थन जरूरी था, बल्कि यह सब करने का असली कारण अगले वर्ष होने वाले जनरल इलेक्शन है। 1 साल एकनाथ शिंदे के साथ गुजारने के बाद बीजेपी को लगने लगा था कि जितनी उम्मीद थी उतना पॉलिटिकल बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहा था, और यही वजह है कि 1 साल के बाद भी अभी तक कैबिनेट को बढ़ाया नहीं गया था। और शायद यही रीजन है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 200 म्यूनिसिपैलिटीज एवं पुणे व मुंबई सहित 23 बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी को इस गैप को भरना था, और दूसरी तरफ अजीत पवार थे जो कि काफी पहले से ही एनसीपी को तोड़कर आना चाहते थे। अजीत पवार अपने पिछले फेलियर के कारण पार्टी में अपमानजनक महसूस कर रहे थे। विशेषकर 2019 में अर्ली मॉर्निंग में फडणवीस के साथ शपथ लेने वाले इंसिडेंट ने बैकफायर किया। अजीत पवार का दूसरा चांस भी इस साल मई में उस समय फेल हो गया, जब शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। तब से अजीत पवार सही समय का इंतजार कर रहे थे। अजीत पवार 1999 से ही, जब से शरद पवार द्वारा एनसीपी का गठन किया गया था, तब से ये शरद पवार के लिए प्रॉब्लम बने हुए थे। शरद पवार द्वारा अजीत पवार को पार्टी के प्रति कम परवाह करने के कारण हमेशा इंपॉर्टेंट पोस्ट से दूर रखा गया। शरद पवार की तरह अजीत पवार शांत स्वभाव एवं दूरदर्शी नहीं है। शरद पवार काफी कैलकुलेटिव हैं, लेकिन अजीत पवार सतर्कता से कोसों दूर हैं। शरद पवार हमेशा सामने वालों में रौब पैदा करते हैं, जबकि अजीत पवार हमेशा डर पैदा करते हैं। अजीत पवार के स्वभाव को देखते हुए बीजेपी लंबे समय से उसे अपनी तरफ करने का प्रयास कर रही थी। बीजेपी का प्लान सिंपल था कि अजीत पवार द्वारा शरद पवार को हराना, क्योंकि शरद पवार बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में सत्ता प्राप्त करने में आखिरी रुकावट हैं। इसलिए बीजेपी ने इरिगेशन स्कैम में अजीत पवार की कमजोरी को देखते हुए इस मौके का लाभ उठाया और उसे अपनी तरफ मिला लिया। यह विडंबना यह है कि यह अजीत पवार का इरिगेशन स्कैम ही था जिसने 2014 में देवेंद्र फडणवीस के एग्रेसिव पॉलिटिकल कैंपेन का आधार तैयार किया। देवेंद्र फडणवीस हमेशा से इस घोटाले के लिए अजीत पवार और एनसीपी में उसके साथियों पर राजनीतिक हमला करते रहे हैं, लेकिन फडणवीस द्वारा शोर शराबा ही ज्यादा मचाया गया तथा 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी फडणवीस ने इस स्कैम पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस समय अजीत पवार और उसके एनसीपी के सभी सहयोगी, जिन पर बीजेपी इरिगेशन स्कैम का आरोप लगाती थी, वे सभी अब शिंदे और फडणवीस सरकार में शामिल हो चुके हैं। वर्तमान में बीजेपी का एकमात्र फोकस 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शन पर है, क्योंकि बीजेपी इस कला में मास्टर है कि किस प्रकार किसी राज्य में सत्ता न होने के बाद भी उस राज्य को कैसे मैनेज करना है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी यूपी और गुजरात के साथ साथ अनेक राज्यों में कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए एनसीपी को तोड़ने पर इतना जोर दिया गया। ऐसा करके बीजेपी ने सक्सेसफुली एक पत्थर से कई पक्षियों को मारने की शरद पवार की टैक्टिक को चुरा लिया है। अजीत पवार का टूट कर जाना न केवल एनसीपी को कमजोर करेगा, बल्कि विपक्ष की एकता के लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। यह सब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए भी मुसीबत खड़ी करेगा, क्योंकि वो पहले सरकार में काफी कंफर्टेबल फील कर रहे थे तथा दिल्ली हाईकमांड तक उनकी पहुंच थी। साथ ही वे बीजेपी की स्टेट लीडरशिप को काफी हल्के में लेते थे।
जिससे कि बीजेपी को सरकार में एक अनुभवी साथ चाहिए था, जिसको कि उन्होंने अजीत पवार के रूप में शामिल किया। इससे ज़्यादा मजाक और विडंबनापूर्ण क्या हो सकता है कि जिस अजीत पवार का विरोध करके ही शिंदे का शिवसेना ग्रुप उद्धव ठाकरे सरकार से अलग हुआ था और उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया था कि वो अजीत पवार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एवं अजीत पवार वित्त मंत्री के नाते फंड भी रिलीज नहीं कर रहे थे। आज वही अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हैं।